नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, एसडब्ल्यूडी 2025 की कोचिंग के लिए जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू करी थी, उसका आज ये 9 पार्ट आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ। इसके पहले 8 पार्ट आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, जो आपके द्वारा काफ़ी पसंद किए गए। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने इसी चैनल पर करवाए हैं 2019, 22 और 23 के, उसके जो पैटर्न पर ही डिपेंड करती है, यानी इसी बेस्ड पर है ये वाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। पहले मैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाया था, लेकिन आप सभी लोगों की डिमांड के कारण मैंने इसमें 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है लाया हूं, और आशा करता हूं कि ये 9 पार्ट भी आप सभी लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, यदि पसंद आया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट इतनी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि आगे भी ये जो है सीरीज़ चालू रहे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं ये जो है सीरीज़ जब तक क्वेश्चन पेपर यानी एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं चालू रखूँगा, ठीक है। बाकी इसके 2019, 22, 23 के पेपर की बात करें तो मैं ये इसी चैनल पर करवा चुका हूँ। अगर आपने उसका जो है लिंक नहीं देखा है, यानी उन वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा, आप जा करके देख सकते हैं। 8 पार्ट तक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा मैं, आप यहाँ जा करके सीधे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी से संबंधित है। जम्बैजी नदी पर संबंधित है, वोल्गा नदी से है, या सतलज से है, या नारावती से है। तो आप सभी जानते हैं जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों, वो जम्बैजी नदी से संबंधित है। याद रखें कि इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है, तो उसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जम्बैजी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 10 प्रकार के, 20 प्रकार के, 30 प्रकार के, या 40 प्रकार के। तो आप सभी जानते हैं जो मानव शरीर है उसमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यानी हमारा आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य को क्या कहा जाता है। जो मनुष्य का सौंदर्य है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, एंटोलॉजी कहा जाता है, केलोलॉजी कहा जाता है, या इकोलॉजी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है दोस्तों, वो हमारा केलोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि 3rd नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि डर्मेटोलॉजी जो है स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किन से रिलेटेड है डर्मेटोलॉजी। एंटोलॉजी किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। जबकि इकोलॉजी जो है हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केलोलॉजी, जो कि मनुष्य के सौंदर्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है, देखिए कि निम्न में से किसे धृति अशोक के नाम से जाना जाता है, यानी धृति अशोक की संज्ञा किसे दी गई है, निम्न में से किस राजा को दी गई है। अकबर को दी गई है, हरिशरण को दी गई है, समुद्रगुप्त को दी गई है, या कनिष्क को दी गई है, ठीक है। तो जो द्वितीय अशोक है दोस्तों, वो हम कनिष्क राजा को कहते हैं, यानी द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, यानी 4th नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जितना कंटेंट है बनाने में, लिखने में मैं ही करता हूँ भाई, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं है, तो मैं ही करता हूँ, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर मेरी मेहनत को आप समझ रहे होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर में, कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग आता है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 40, आर्टिकल 343, आर्टिकल 44। चारों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आर्टिकल 280 है उसको तो हम कहते हैं वित्त आयोग के तहत आता है। जो वित्त आयोग का जो है वर्णन है आर्टिकल 280 में वर्णन है, और आर्टिकल 40 जो है ये पंचायत से संबंधित है, और आर्टिकल 343 ये जो है हमारा राजभाषा आयोग से संबंधित है, और आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 जो कि गोवा और एक कौन सा एक ऐसा राज्य जिसने अभी बिल पारित करके इसको जो है जो आर्टिकल 44 को लागू किया है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वित्त आयोग जो है 280 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने 2019, 22, 23 का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। जो संविधान से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिए हैं। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है किससे संबंधित है बताइए। आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 18 से, आर्टिकल 19(1) का से। आप सभी जानते हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता है या बोलने की स्वतंत्रता है वो हमारा आर्टिकल 19 फर्स्ट
का से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबकि आंसर जो वो अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 है वो जीवन जीने की स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार देता है हमें, और ये सबसे बड़ा आर्टिकल है, याद रखिएगा। अगर बोले कि सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, वो है अनुच्छेद 21। जबकि अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, उपाधियों का जो है अंत बोला गया है आर्टिकल 18 के तहत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर 19 का में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। जो पुष्कर झील है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, केरल में है, महाराष्ट्र में है या अजमेर में है। तो आप सभी जानते हैं पुष्कर और पुष्कर झील, ठीक है, ये दोनों राजस्थान से रिलेटेड हैं। जबकि पुष्कर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। तो यानी फोर्थ नंबर हमारे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ग्लोब है जो उसमें कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 180 होती हैं, 360 होती हैं, 178 होती हैं, निम्न में से कोई नहीं होती हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ग्लोब है उसमें 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर में देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव नेत्र से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानव नेत्र है उसमें जो है प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है बताइए। आइरिस में बनता है, दृष्टि पटल में बनता है, रेटिना में बनता है, या इनमें से किसी में नहीं बनता। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो मानव नेत्र है उसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल में बोलता है, जिसको आइरिस भी बोलते हैं, वो सॉरी रेटिना भी बोलते हैं। यानी रेटिना या दृष्टि पटल कोई कह दे तो दोनों आंसर इसमें करेक्ट हो जाएंगे, कोई एक आंसर देगा। मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, रेटिना या दृष्टि पटल में बनता है मानव नेत्र का प्रतिबिंब। अच्छा, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मानव नेत्र का दान करते समय किस भाग का दान किया जाता है। आपको इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यानी मानव नेत्र में जब दान किया जाता है, कोई आदमी दान करता है तो वो किस भाग का दान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारे चलते हैं, नेक्स्ट है 10 नंबर में, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल होता है ये, तो आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। दोस्तों गोलार्ध 2 हैं, उत्तरी है और एक दक्षिणी है। तो उत्तरी गोलार्ध कभी पूछ लेता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध पूछ लेता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का अगर सबसे बड़ा दिन पूछता है दोस्तों तो वो होता है 21 जून, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो है हमारा 21 जून। जबकि छोटा दिन अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध का, ये भी बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध का अगर सबसे छोटा दिन पूछे तो हमारा 22 दिसंबर हो जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा पूछे तो हमारा 21 जून हो जाता है। तो इसका आंसर तो हमारा बड़ा दिन पूछ रहा है, यानी 21 जून हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दक्षिणी कहते तो दक्षिणी में जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर, ठीक है। याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है इसका, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में, देखिए कह रहा है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन किया होगा तो उसमें मैंने इसका प्राचीनतम नाम और कुछ ऐसे नदियों किनारे बसे हुए शहर, कल ही मैंने एक बढ़िया सा पेज डाला हुआ है, तो उसको आप ज़रूर जा करके देखिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेमा क्लासेस नाम से ही चलता है, तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। PDF वहीं पर मिलती हैं इसकी, ठीक है। तो जो उज्जैन का प्राचीनतम नाम है वो क्या है, कामरूप है, हम्पी है, अवंतिका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो कामरूप है वो असम का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवंतिका, यानी थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। जो उज्जैन का प्राचीनतम नाम है वो है हमारा अवंतिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर में कह रहा है, देखिए कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन यहाँ से और आपको आंसर देना है मेरे कमेंट सेक्शन में कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर ये देना है कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। दोनों आंसर देना है। जबकि भारत में अगर प्रथम स्वर्ण मुद्राएं की बात की जाए तो वो यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इसका आंसर आपको देना है। और भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इसका आंसर भी मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन इधर उधर कर देता है तो यही जो है टॉपिक बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मसालों के उत्पादन संबंधित क्रांति कौन सी है। मसालों के उत्पादन का जो है संबंध किस क्रांति से बताइए। लाल क्रांति से है, बादामी से है, सुनहरी से है, या नीली क्रांति से है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो लाल क्रांति है वो मांस उत्पादन या मछली उत्पादन, वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, ये बागवानी से है। जबकि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, हमारा मसाला उत्पादन से। यानी इसका आंसर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीली क्रांति का संबंध किससे है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। नीली क्रांति का संबंध किससे, क्रांति से, यानी किससे है, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2nd नंबर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसालों से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि कई बार इसमें देखिए दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उन्हीं को लिया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर 2019, 22, 23 का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, देखिए राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब किया गया था। तो ये किया गया था 1949, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी इसका आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1935 को उसकी जो है स्थापना हुई थी आरबीआई की। तो इसका आंसर हमारा थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। निम्न में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, एन्नौर है, कामराज है, विशाखापट्टनम है। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, थर्ड नंबर इसका आंसर करेक्ट है। विशाखापट्टनम ऐसा बंदरगाह है जो हमारे यहाँ भारत में सबसे बड़ा जब गहरा बंदरगाह है, बड़ा तो नहीं, सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है। जो वीणा है उसमें तारों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 6 होती है, 7 होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो वीणा है, वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, यानी थर्ड नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को। ये जो मैंने 22 का आंकड़ा लिया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 30 जनवरी हो जाएगा, और इसका आंसर सर्वोदय दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। जबकि 22 मार्च जो है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारा 22 जो मई है वो जैव विविधता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जो है जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, और आज मैं इसके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी, सरस्वती नदी, या अलकनंदा नदी, या यमुना नदी। तो आप सभी जानते हैं जो बद्रीनाथ है दोस्तों, वो अलकनंदा नदी, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। बताइए, निम्न में से पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। लद्दाख में स्थित है, केरल में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या उदयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान में स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जो पिछोला झील है दोस्तों वो उदयपुर राजस्थान में स्थित है, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर नंबर हमारा 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। 29 मई को, 10 दिसंबर को, 31 मई को, या 25 जनवरी को। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 29 मई है दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 29 मई। 29 मई को हमारा माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। लेकिन 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यूएनएचआरसी की स्थापना इसी दिन हुई थी। और 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमारा जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर 29 मई, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर में, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, आपको बताना है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, जबलपुर में स्थित है, या नौनावदीज में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं जो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये नर्मदा नदी कहाँ बहती है, एमपी में बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर एमपी में जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में, कह रहा है प्रोटियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। प्रोटियम निम्न में से किसका समस्थानिक बताइए, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, लिथियम का है, या अनानाबदीज का है। तो आप सभी जानते हैं जो प्रोटियम है वो किसका समस्थानिक है, वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी सेकंड नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है, प्रोटीन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उससे अगर आप 2-4 क्वेश्चंस के आंसर भी दे देते हैं तो आपको भी नॉलेज होगा। दूसरी बात, इसके पहले जितने भी जो है मैंने वीडियो किए हैं उसमें बहुत ढेर सारे जो है आप लोगों ने कमेंट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो जिनको नहीं पता होता भाई वो लोग जाकर के कमेंट में देख लेते हैं कि शायद किसी ने आंसर दिया,
तो भैया आपका नाम भी चल जाता है बढ़िया से, और आपको ये दूसरों को भी पता चल जाता है, हेल्प हो जाती है कि भाई कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर ज़रूर दिया करिए, भले ही 2-4 आंसर दिया करिए, लेकिन अगर आपको आता है तो ज़रूर दीजिए, नहीं आता है तो सर्च करिए, आपको भी पता होगा, नॉलेज होगा और दूसरों को भी पता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आंसर इसका पूछा करता हूँ। तो आपको बताना है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इन तीनों का नाम बताना है। ठीक है, मैंने तो बता ही दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एटना कहाँ स्थित है। चलिए, माउंट एटना कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है, नेपाल में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है या लद्दाख में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं माउंट एटना जो है सिसिली पर्वतमाला पर स्थित है, और सिसिली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, ये है इटली में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, माउंट एटना कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है, देखिए कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, यानी पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है सरस्वती नदी पर, दामोदर नदी पर, शरावती नदी पर या व्यास नदी पर। ठीक है, तो पोंग बांध दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि पोंग बांध कहाँ पर स्थित है, और मैं इसका आंसर दे रहा हूँ 4 नंबर, यानी व्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है, यानी बनाया गया है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है आपको इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 174 है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या राज्यपाल से। तो आप सभी लोग जानते हैं जो 174 है वो हमारा राज्यपाल से संबंधित है, यानी इसका आंसर तो हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। बाकी राष्ट्रपति तो 52 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन सा एक आर्टिकल जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर में, देखिए कह रहा है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी, किलोलॉजी, पीसी कल्चर या इकट्ठोलॉजी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो जनसंख्या का अध्ययन है वो हम डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं, यानी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन जो 3 ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किलोलॉजी अभी जस्ट मैंने पहले बताया है कि मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है वो किलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि पीसी कल्चर और इकट्ठोलॉजी इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड किससे हैं, ये दोनों रिलेटेड है मछली से। ठीक है, तो लॉजी और हमारा कल्चर इन दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों मछली से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन चलता है, देखिए 27 नंबर में कह रहा है कि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला प्रथम देश कौन सा था, जिसने शेयर बाजार की स्थापना करी थी वो स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन सा था, भारत था, नीदरलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था या अमेरिका था। तो आप सभी जानते हैं जो शेयर बाजार है उसकी स्थापना करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है नीदरलैंड को, यानी कि सेकंड नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड शेयर बाजार की स्थापना करने वाला प्रथम देश था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ पालन किससे संबंधित है। ठीक है, केचुआ पालन किससे संबंधित है आपको बताना है, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, सेरीकल्चर से या वर्मीकल्चर से। तो आप सभी जानते हैं एपीकल्चर किससे संबंधित है, ये हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ये रेशम के कीट पालन से संबंधित है, और जबकि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ये बागवानी से संबंधित है। ठीक है, बागवानी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि वर्मी कल्चर से संबंधित है केचुआ पालन, याद रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर करेक्ट है। बाकी ये 4 ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में, देखिए कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है। ऐसा प्रोटीन जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है उसका नाम क्या है बताइए, हीमोग्लोबिन है, केसीन है या कैफीन है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो हीमोग्लोबिन हमारा है वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जबकि केसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो दूध में पाए जाने वाला तत्व होता है, प्रोटीन होता है वो केसीन होता है। ठीक है, अच्छा कैफीन कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन चल रहा है 30 नंबर में, दोस्तों आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि आगे भी वीडियो बनते रहें। आप सभी लोगों से फिर से मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं लगभग ऐसे 50-60 ऐसे मैं टॉपिक ले आऊँगा जो कि मतलब वीडियो ले आऊँगा जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर डिपेंड रहेंगे, और ये काफ़ी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। जबकि शाम को मेरा एक 50 क्वेश्चंस का जो है टॉपिक वाइज सिलेबस जो एचडब्ल्यूडी का है, एचडब्ल्यूडी का टॉपिक वाइज सिलेबस जो है शाम को 50 क्वेश्चंस के साथ मैं हर टॉपिक को क्लियर करता हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत मेरी आप अगर आप देख रहे होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई मेरे पास कोई टीम नहीं है, लेकिन मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद आपको देता हूँ। तो ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं है, मेरा लाइक जो है आप एक अगर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है
ठीक है, वो होगा, सम्मान की बात होगी। ठीक है, चलिए। तो चौसा का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। कर्मनासा नदी, वितस्ता नदी, रावी नदी या झेलम नदी। तो आप सभी जानते हैं जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कर्मनासा नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपको इसका आंसर मेरे बताना है कमेंट सेक्शन में, किसके बीच हुआ था। बाकी आगे तो लिखा होगा। ठीक है, ये देखिए, कर्मनासा नदी 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से देखिए 31 नंबर में कि प्रथम रेल अधिनियम का निर्माण कब हुआ था, बताइए। 1909 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1889 में हुआ था या 1890 में हुआ था। तो जो प्रथम रेल अधिनियम है उसकी स्थापना होती है 1890 में। अच्छा, इससे क्वेश्चन से एक और बन जाता है कि जो रेल अधिनियम है, ये प्रथम रेल अधिनियम है, ये किसके शासनकाल में आया था। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। जबकि जो प्रथम रेल अधिनियम है वो आया था 1890 में, यानी कि 4 नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1890। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रियान गैस का जो है, फ्रियान एक प्रकार की गैस है और इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? की गर्माहट के रूप में, प्रशीतक के रूप में, अक्रिय गैस के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो फ्रियान एक ऐसी गैस है जिसको प्रशीतक के रूप में हम किया जाता है, और ये कहाँ पर भरी जाती है, आपको इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन बताना है, बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। फ्रियान एक प्रशीतक गैस है, यानी ठंडा करने वाली गैस है, तो सेकंड नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्धचालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस के दृष्टि से, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप सभी लोग। तो इसमें कह रहा है देखिए, किसी अर्धचालक को अगर हम गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी अर्धचालक, याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्धचालक, अर्धचालक को अगर गर्म करें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जबकि धातु, दोनों में अंतर है। ठीक है, धातु को गर्म करें तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। तो जो दोस्तों अर्धचालक है, अर्धचालक को अगर हम गर्म करें तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाता है, जबकि धातु का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अगर हम अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, जबकि धातु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, गर्म करने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन चल रहा है 34 नंबर में, देखिए कह रहा है कि शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था। शतरंज है उसका खेल कहाँ शुरू हुआ था, अमेरिका में, पारसिया में, चीन में या इनमें से कहीं नहीं। तो आप सभी जानते हैं शतरंज का खेल है दोस्तों वो पारसिया में शुरू हुआ था, यानी सेकंड नंबर है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है देखिए कि कुगटी वन्य पशु विहार, जो कुगटी वन्य पशु विहार है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। कर्नाटक में स्थित है, असम में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं जो कुगटी वन्य पशु विहार है वो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, आई होप ये पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसको सीधे सीधे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वयस्क मानव का जो रक्तचाप है वो क्या होता है, 120/80, 160/90, 150/100 या 90/120। तो आप सभी जानते हैं जो बीपी होता है हमारा स्वस्थ मानव का वो होता है 180/80, यानी 180 120 जो है मैक्सिमम हो जाएगा और 80 मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 37 नंबर में कि दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं आप सब लोग। जो दो नदियां हैं यहाँ पे, दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोआब। ठीक है, जैसे विष्ट दोआब है, ठीक है, और जितने भी दोआब हैं जो कि हमारी दो नदियों के बीच वाले स्थान के क्षेत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं दोआब, दो नदियों के बीच स्थायी उपजाऊ क्षेत्र को बोलते हैं। जबकि एक नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पे दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को तो दोआब बोलते हैं, लेकिन एक नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर में कि कपास के लिए मुख्यतः कौन सी भूमि जो है आवश्यक होती है, कौन सी भूमि प्रयुक्त होती है कपास के लिए, लाल मिट्टी, ऊसर मिट्टी, लेटराइट या काली मिट्टी। तो आप सभी जानते हैं जो कपास के लिए उपयोगी होने वाली मिट्टी है वो है हमारी काली मिट्टी, यानी 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के बीच स्थित प्रयाग, ये जो पंच प्रयाग है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पंच प्रयाग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और इसमें आपको पूरा क्लियर होने वाला है। देखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच जो स्थित प्रयाग है उसको हम देव प्रयाग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, अलकनंदा और भागीरथी के बीच स्थित प्रयाग को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी, क्या, अलकनंदा और पिंडर नदी के बीच स्थित प्रयाग को हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा,
याद रखिएगा, अलकनंदा और धौलीगंगा इनके बीच स्थित प्रयाग को बोलते हैं, मिलन वाले जो प्रयाग को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी इसके बीच जो प्रयाग स्थित है वो है हमारा नंद प्रयाग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देवप्रयाग, यानी 3rd नंबर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच स्थित जो प्रयाग है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी के बीच कर्णप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा के बीच विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच स्थित है हमारा नंदप्रयाग, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा 39 के बाद 40 में कि मनोरंजन कर किसके द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन कर किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्यों द्वारा, केंद्र द्वारा, दोनों द्वारा। तो आप सभी जानते हैं जो मनोरंजन कर है यानी टैक्स है वो राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स है, यानी इसका आंसर 1st करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में कि इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से जो है पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है, झेलम से, सतलज व ब्यास से, सिंधु नदी से या चेनाब से। आपको ये आंसर देना है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है और ये कब बन करके तैयार हुई थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर को जो है हमारा सतलज और ब्यास 2 नदियों से जो है जल मिलता है। इसका आंसर 2nd करेक्ट हो जाएगा, सतलज और ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में, देखिए कह रहा है कि तांबा और किस एक धातु के सहयोग से कांसा का निर्माण होता है। यानी तांबा और क्या मिला दें कि कांसा का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो तांबा और टिन है उसको मिला दे तो हमारा कांसा का निर्माण हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर के बाद 43 नंबर में कि चाय पर लगने वाला जो लाल कीट है उसका क्या कारण होता है, ठीक है। एक रोग होता है जिसके कारण किसके कारण होता है ये रोग, तो चाय पर लगने वाला जो लाल कीट है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण। तो आप सभी जानते हैं जो चाय पर लगने वाला लाल कीट है वो कवक के कारण लगते हैं, यानी 1st नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कवक के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के बाद पहला ऐसा राज्य था जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था, वो क्या था, केरल था, जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था या आंध्र प्रदेश था। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के बाद पहला ऐसा राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश, यानी 4 नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर में कह रहा है, देखिए कि जो लौंग है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। जो लौंग है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है बताइए, पुष्पकली से, फल से या तने से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो लौंग होता है दोस्तों वो पौधे के पुष्पकली से प्राप्त होता है, यानी कि 1st नंबर हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा पौधे की पुष्पकली से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st पुष्पकली से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 46 नंबर में आरबीसी की आयु कितनी होती है। आरबीसी की जो आयु है वो कितनी होती है बताइए, 90 दिन होती है, 170 दिन होती है, 120 दिन होती है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो आरबीसी की आयु है दोस्तों वो 120 दिन होती है, यानी 3rd इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी की आयु कितनी होती है इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 के बाद 47 नंबर में कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। जो अधिकेंद्र वर्ड है वो किससे संबंधित, सुनामी से संबंधित है, भूकंप से है, ज्वार से है या इनमें से कोई किसी से भी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो अधिकेंद्र शब्द है वो हमारे भूकंप से संबंधित है, यानी 2nd नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल रहा है 47 के बाद 48 में कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर पाए गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ऐसे शहर हैं जो किस नदी के किनारे स्थित हैं, किस नदी के किनारे बने थे। तो आप सभी जानते हैं जो हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा सिंधु नदी के तट पर है, यानी इसका आंसर 1st भी करेक्ट है और 2nd भी करेक्ट है, यानी कि 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी और रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर में जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि उन तत्वों को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, यानी P समान होते हैं लेकिन N भिन्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक, समभारिक, समप्रोटॉनिक या नन ऑफ दिस। तो आप सभी जानते हैं जब जिसमें प्रोटॉन अगर सेम हो तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। 1st नंबर हमारे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा समस्थानिक, यानी प्रोटॉन जिसमें सेम हो वो समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है और आपको इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में देना ही होता है और देखते हैं कितने लोग देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है, बताना है कि एस्बेस्टस किसे कहते हैं, यानी निम्न में से एस्बेस्टस क्या है, खनिज है, फसल है, धातु है या उपकरण है।
तो इसका आंसर आपको मेरे कमेंट्स के सेक्शन में देना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, एस्बेस्टस है क्या, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, जल्दी पढ़ा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो इसका भी सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर मानूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इसकी PDF की बात रही तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी जितने भी 8 पार्ट हैं, इसके पहले मैंने कितने पार्ट कराए हैं, 8 पार्ट कराए हैं, और 8 पार्ट तक का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। बाकी 19, 22 और 23 का अगर क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है, SWD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसका क्वेश्चंस भी मैंने पूरा पोस्टमार्टम के साथ, जितने भी चारों विकल्प हैं उन सभी को पोस्टमार्टम के साथ इसमें मैंने करवाया है। उनका लिंक भी इसमें मैं दे दूँगा, आप यहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं। आई होप ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा मनोबल जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।